हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जो आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक रहेंगे वो है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। सबसे पहला टॉपिक तो हमारा, और जो सेकंड रहेगा वो है रिलेटेड टू ज्ञानवापी मॉस्क। ठीक है, इसमें अभी रिसेंटली प्ली डाली गई थी रिलेटेड टू कि भाई जो भी अंदर जिसके बारे में पहले बातें हुई थी कि भाई उसका हमको क्या करना है, कार्बन डेटिंग करनी है कि वो चीज़ वहाँ पे कितने टाइम से प्रेजेंट है। तो इसको लेके हाई कोर्ट ने प्ली क्या कर दी, खारिज कर दी कि भाई हम आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं देंगे। तो कार्बन डेटिंग है क्या, क्या क्या उसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं, कितने टाइम पीरियड के अंदर जो चीज़ों को हमें ना डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पुरानी मम्मी पड़ी है, इसकी भी कार्बन डेटिंग करके ही हमको एज पता लगती है कितने हज़ार साल पुरानी है ये। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन, जो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने क्या है ना इनोग्रेट किया, तो इसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहला तो यही है पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022, 17 से 18 अक्टूबर 2022 तक ये चला था। कहाँ पे? IARI पूसा, न्यू दिल्ली के अंदर। ये IARI है क्या? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑर्गेनाइज़र कौन थे इसके? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इन दोनों मिनिस्ट्रियों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। तो इसके हाइलाइट्स क्या थे? तो हाइलाइट्स के बारे में देखते हैं। पीएम रिलीज द 12th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं इंस्टॉलमेंट अभी जो हमारे पीएम है इन्होंने क्या कर दी, रिलीज़ कर दी, जिसके अंदर 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करे जाएंगे 8.5 करोड़ जो एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको। पीएम आल्सो इनोग्रेट 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। प्रधानमंत्री जी ने अभी क्या है ना 600, ठीक है, करीबन 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि ये केंद्र अभी क्या है ना इनोग्रेट किए। इनको फेज़ मैनर में इनोग्रेट मतलब लागू किया जाएगा। ठीक है, इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा कि भाई जो किसानों को फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करना, सीड प्रोवाइड करना, और यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी होगी किसकी, सोयल की, सीड की, फर्टिलाइज़र्स की, है ना। और लोगों को अवेयर कराया जाएगा, फार्मर्स को अवेयर कराया जाएगा किससे रिलेटेड, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होंगी उससे रिलेटेड। ठीक है, ये करीबन ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर आउटलेट खोले जाएंगे। किसके अंडर में खोले जा रही हैं? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, इस मिनिस्ट्री के अंडर में इन सभी केंद्र्स को खोला जाएगा। पीएम आल्सो लॉन्च द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। उर्वरक बोले तो ठीक है खाद, ठीक है, खाद बीज जो होते खाद को ही बोलते हैं उर्वरक हिंदी में। तो ये किस परियोजना के अधीन में खोली जाएगी? वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। ओके, इस स्कीम के अंदर में भारत यूरिया बैग्स को लॉन्च किया गया, जो कि कंपनीज़ को हेल्प करेंगी मार्केट जो फर्टिलाइजर्स मार्केट है उसको एक सिंगल ब्रांड के अंडर में बेचने के। ठीक है, उस ब्रांड का नाम क्या होगा? भारत। एक ई मैगज़ीन भी फर्टिलाइजर्स के ऊपर रिलीज़ करी जाएगी, जिसको क्या बोला गया? इंडियन एज। ओके, इंडियन एज के नाम से इसको जाना जाएगा। ये भी पीएम के द्वारा लॉन्च की गई। इसके अंदर भी बताया जाएगा कि भाई जो घरेलू और इंटरनेशनल फर्टिलाइज़र्स हैं उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नई डेवलपमेंट हुई है, अभी चीज़ों के प्राइसेस कैसे हैं, अवेलेबिलिटी कैसी है उन चीज़ों की, और कुछ फार्मर्स की सक्सेस स्टोरी भी। व्हाट इज़ पीएम किसान? ये 1 नवंबर 2018 को लॉन्च करी गई थी, और इसका काम क्या था? जो किसानों के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर ले, है ना। इसके अंदर में 6,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से किसानों को दिए जाएंगे, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलेंगे, मतलब 2,000 हर 4 महीने के अंदर। ठीक है, हर 4 महीने के अंदर अक्रॉस द कंट्री, और ये डायरेक्ट आएंगे आपके बैंक अकाउंट के अंदर डीबीटी मोड के अंदर। इस स्कीम का स्कोप क्या है? द स्कीम वॉज इनिशियली मींट फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे और जिनके पास कम ज़मीन होती थी। मतलब इसके लिए इस स्कीम को उठाने के लिए आपके पास लैंड होल्डिंग तो होनी चाहिए, ज़मीन तो होनी चाहिए, अपना खेत होना चाहिए, एटलीस्ट
2 हेक्टेयर, तो जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी तब। लेकिन जो अब है ना, अब क्या कर दिया ना, इस स्कीम में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। अब ये सभी फार्मर्स के लिए लागू कर दी, भले ही जिसके पास थोड़ी ज़मीन हो या ज़्यादा हो, सबको इसका लाभ मिलेगा। ये पूरी तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें पूरा पैसा कौन देगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लागू किया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना फार्मर्स की, है ना, और उनको मनी लेंडर्स के क्लचेस से बचाना, उनके पास इनको जाके पैसा ना मांगना पड़े। वैसे आज के टाइम को देख के तो 6,000 में तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, लोगों के पास तो फिर भी पैसा मांगने के लिए आपको जाना ही जाना पड़ेगा। साथ ही साथ में इन्होंने पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च की, जो कि किसके द्वारा मिल के बनाई गई? ठीक है, डेवलप और डिज़ाइन किसके द्वारा की गई? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और साथ में इन्होंने कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कि भाई इस स्कीम से कौन कौन बाहर रहेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, जो जो फार्मर्स जो प्रेजेंट के अंदर किसी बड़ी पोस्ट पे है, जैसे कि मिनिस्टर पे हो, स्टेट मिनिस्टर हो, या फॉर्मर एमपी एमएलए हो, लोकसभा राज्यसभा या किसी इन सब से रहे हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चेयरमैन रहे हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर रहे हो, तो इनको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ऊपर से जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, चाहे वो अभी जॉब कर रहे हो या रिटायर हो चुके हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में काम कर रहे हो, तो उनको भी इसके लाभ नहीं मिलेंगे। ये सीधी सीधी बात मान लो, ग्रुप 4 और ग्रुप डी और साथ में एमटीएस के जितने भी एम्प्लॉई हैं, उनको छोड़ के जो बाकी के जितने भी एम्प्लॉई या सरकारी नौकरियां करते हैं या गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, ठीक है, वो लोग इसका लाभ नहीं ले सकेंगे। एमटीएस वाले ले सकेंगे, ग्रुप 4 वाले और ग्रुप डी वाले, ओके। या फिर कोई भी रिटायर्ड पर्सन है जिसकी मंथली सैलरी 10,000 या उससे ज़्यादा हो, वो भी इससे बाहर है। अगर वो एमटीएस ग्रुप 4 और ग्रुप डी के एम्प्लॉय हैं तो वो इसका लाभ उठा सकता है। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ बता रखा, आप देख लेना। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, जो कि 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ऊपर से इसके अंदर देखो, सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, गोल नंबर 1 जिसके अंदर पॉवर्टी के बारे में बात किया गया, नो पॉवर्टी। 2 के बारे में जीरो हंगर, है ना, भुखमरी ख़त्म होनी चाहिए। तीसरे के अंदर अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। चौथे के अंदर अच्छा साफ़ पानी हो, सैनिटेशन की सुविधा हो। 15वें के अंदर धरती के ऊपर जो लाइफ है, जितने भी जीव जंतु है, वो अच्छे से जिए और क्लाइमेट अच्छा रहे, 13 नंबर गोल, है ना। और 12 नंबर क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोटेक्शन, कि भाई हर एक चीज़ को रिस्पॉन्सिबली हम कंज्यूम करें, ठीक है, ध्यान से करे जाए, फॉसिल फ्यूल्स को एक्सेस ना यूज़ किया जाए और अच्छे से चीज़ों का प्रोडक्शन करें। 13 अक्टूबर 1989 से इस दिन को मनाया जाता है, और ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ओके। अभी इन्होंने क्या है ना, रिसेंटली इन्होंने क्या बोला है कि भाई हर एक कंट्री के पास मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। और ये होता क्या है? बेसिकली इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, मान लो कहीं पे बाढ़ आने वाली हो, है ना, या फिर क्या हो, सुनामी आने वाली हो, इस तरह की अगर कोई भी आपदा आने वाली हो, मौसम ख़राब हो रहा हो, तो वो भी पता लग जाए टाइम से, तो वो काम होता है किसका? अर्ली वार्निंग सिस्टम का। ये मल्टी हैज़ार्ड क्यों बोला गया है? कि ये हर तरह की सिचुएशन को से हमको पहले ही अवगत करा दे, ठीक है, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो आंधी हो, इन सब चीज़ों से को मिला के, तो इसको इस वजह से बोला जाता है मल्टी हैज़ार्ड वार्निंग सिस्टम, ओके। Recently, United Nations Office for Disaster Risk Reduction UNDRR एंड द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी, उस रिपोर्ट का नाम क्या था? ग्लोबल स्टेटस फॉर मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, या फिर टारगेट जी, जो कि वार्न करती है जो डिफरेंट ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको किससे रिलेटेड, कि भाई यहाँ पे सुनामी आ सकती है या फिर किसी तरह की नेचुरल आपदा आ सकती है। ये रिपोर्ट अभी क्यों रिलीज़ करी गई? क्योंकि आज के दिन, उस दिन 13 तारीख को ये रिलीज़ करी गई थी। और 13 तारीख को कौन सा डे हम मनाते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ओके। और इस फ्रेम का या फिर इस रिपोर्ट का जो डेटा है वो कहाँ से लिया गया है ना,
वो लिया गया है जो टारगेट्स आउटलाइन करे गए थे, जो टारगेट डिसाइड किए गए थे द सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर 2015 से 2030 के बीच में जो हमको टारगेट्स अचीव करने थे, उन्हीं टारगेट्स के डेटा के बेस पे ये रिपोर्ट तैयार करी गई है। आउट ऑफ 7 टारगेट्स इन द फ्रेमवर्क, टारगेट जी एम्स टू बी substantially increase the availability of and access to multi-hazard early warning system and disaster risk reduction assessment to the people by 2030। इसमें ये कहा गया है ना कि जो ये टारगेट जी है या फिर ये MHEWS, ठीक है, ये सिस्टम 2030 तक हर एक कंट्री और हर एक लोगों के उसके अंदर होना चाहिए कि भाई हर एक इंसान को इस चीज़ के बारे में वार्निंग मिल जानी चाहिए कि अगर वहाँ पे कोई आपदा आने वाली हो तो सीधी सी बात है कंट्रीज़ को ये टारगेट अचीव करना पड़ेगा जिससे वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी बड़ा नुकसान ना हो पाए। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 1989 से इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। किसके द्वारा अप्रूव किया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको अप्रूव किया गया था। 2015 के अंदर 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन सेंडाई जापान एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉज रिमाइंडेड द डिजास्टर हिट हार्डेस्ट एट द लोकल लेवल, कि भाई लोकल लेवल जो जैसे कि जो गरीब लोग हैं जो सबसे पहले आते हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा हैवी ये क्या है लॉस करके जाते हैं, कईयों की लाइफ चली जाती है, कईयों का धंधा चौपट हो जाता है। व्हाट इज़ एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये एक तरह का सिस्टम है जो कि हेल्प करता है लोगों का कम नुकसान हो, ठीक है, उनका डैमेज कम हो। ये बताता है हमको बेसिकली स्टॉर्म्स, सुनामी मतलब यार स्टॉर्म आंधी आने वाली हो, सुनामी आने वाली हो, सूखा पड़े या फिर गर्म हवाएं चलने वाली हो, तो ये टाइम से पहले हमको बता देता है ताकि हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी कर लें। मैनी सिस्टम ऑकर ओनली वन टाइप ऑफ हैजार्ड लाइक फ्लड एंड साइक्लोन। व्हाट आर द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग क्या है कि भाई कई कंट्रीज़ इसको लागू नहीं कर पा रही क्योंकि रीज़न क्या है ना, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है, ठीक है, वो देश इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े क्लाइमेट क्राइसिस होते हैं और उसका हमको बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ता है। LDCs लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है, SIDS स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ये वो कंट्री हैं जो कि कम डेवलप्ड है और कई डेवलपिंग स्टेट हैं, आइलैंड स्टेट हैं, उनके पास है ना इतना पैसा नहीं है। और अफ्रीका कंट्रीज़, तो इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को इंस्टॉल किया जा सके, तो उसके लिए भी दूसरी कंट्रीज़ को यहाँ पे आके हेल्प करनी चाहिए। अभी देखो पाकिस्तान के अंदर कितनी बुरी हालात हुए अभी, है ना, वहाँ पे बाढ़ आई, तो इस सिस्टम की बदौलत लोगों को पहले से ही पता लग गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इस वजह से काफ़ी लोग अपनी जान माल बचा चुके थे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है ना 1700 जिंदगियाँ वहाँ पे चली गई, इतनी चीज़ें मतलब वार्निंग मिलने के बाद भी 1700 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सिग्निफिकेंट गैप्स क्या है कि भाई आधी से ज़्यादा कंट्रीज़ के पास ये सिस्टम है, लेकिन ये है ना इतना नहीं है कि जितना होना चाहिए, लाइक सभी कंट्रीज़ के पास होना चाहिए, लेकिन जो हाफ ऑफ द लेस डेवलप्ड नेशन है, 1/3 ऑफ द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्री है, इनके पास ये सिस्टम है, सभी के पास नहीं है। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटी इज़ इन डेंजर जोन। डेंजर जोन में क्यों है भाई? क्योंकि क्या है ना, अभी क्या ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और जिसकी वजह से वेदर जो आसमान है, जो मौसम है, वो काफ़ी ख़राब होता जा रहा है, क्लाइमेट डिज़ास्टर हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कंट्रीज़ का काफ़ी नुकसान हो रहा है, वहाँ की जो इकनॉमी जो वो भी ख़त्म होती जा रही है, ऊपर से इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैलती जा रही है जिसको कवर करना, जिससे बच पाना काफ़ी मुश्किल है। रिकमेंडेशन क्या है कि भाई सभी कंट्रीज़ को इस सिस्टम के अंदर क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे हम इन चीज़ों को टाल सके, कुछ हद तक तो टाल सके। 100% टालना पॉसिबल नहीं है, जब तक हमें ना जो हमारी एनवायरनमेंट है इसको जब तक सही से कवर ना कर लेंगे, अच्छा ना बना देंगे, तब तक इन जो ये आपदाएँ आती हैं इनको टालना इम्पॉसिबल है, ठीक है। लाइक अर्थक्वेक आ जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, डिजीज़ आउटब्रेक हो जाती है, हैवी रेनफॉल हो जाता है, तो ये सब टालना पॉसिबल नहीं है जब तक हम अपने एफ़र्ट्स नहीं करेंगे। इंडिया के अंदर क्या क्या एफ़र्ट्स करे गए हैं डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए? सबसे पहली बात तो इंडिया के अंदर एक फोर्स बनाएगी जिसका क्या नाम था, नेशनल डिज़ास्टर
रिएक्शन फोर्स। अगर इस तरह की कोई आपदा आ जाती है, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पे सबसे पहले जाके ये रिस्पॉन्ड करते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक तरह से ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रैपिड एक्शन रिएक्शन फोर्स है डिज़ास्टर के मामले में। इंडिया का रोल क्या है फॉरेन डिज़ास्टर रिलीफ को लेके? इंडियाज़ फॉरेन humanitarian assistance has increasingly included its military assets, primarily deploying naval ships, aircraft to deliver relief। कि मतलब मान लो अगर किसी इंडिया के अंदर या फिर फ़ॉरेन किसी भी देश के अंदर जो हमारे पड़ोसी देश है, अगर वहाँ पे ऐसा कोई सीन हो जाए तो हम हमारे जो मिलिट्री एसेट्स हैं लाइक एरोप्लेन हो गया, ठीक है, या फिर हेलीकॉप्टर्स हो गए, तो हम उनको भी वहाँ पे हेल्प के लिए भेज देते हैं। उनसे जो रिलीफ की जो सामग्री होती है, ठीक है, आई मीन फूड हो गया या फिर कुछ भी लाइफ सेविंग जो मेडिसिन्स हो गई, वो हम वहाँ पे डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। और इन लाइन विद इट्स डिप्लोमेटिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम अपने नेबरहुड फर्स्ट को लेके चलते कि जो हमारा जो पड़ोसी देश है और अगर दूर दराज का कोई देश है, अगर वहाँ पे भी सेम इशू हो तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे नियरेस्ट है, जो हमारे पड़ोस में है, हम उसकी आके हेल्प करेंगे, जिसके अंदर जो साउथ है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो आती हैं। कंट्रीब्यूशन टू द रीजनल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अब मान लो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बिम्स्टेक, इंडिया हैज़ होस्टेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। इन सब के साथ है ना हमने क्या करा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज को हेल्प किया, जिसके अंदर जो NDRF है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, वो क्या है ना अपनी इन दूसरी पार्टनर जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, इनको डेमोन्स्ट्रेट करता है, इनको हेल्प करता है, इनको बताता है कि अगर ऐसा ऐसा इशू हो जाए, किसी भी तरह की आपदा हो जाए, तो आपकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, ठीक है। अदर NDRF या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस exercises brought India's first responder into the contact with those from the state in South Asian एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क देश, यहाँ पे भी हम सबसे पहले आके क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कंट्रीज़ के साथ भी हम आके हेल्प करते हैं। ऊपर से इंडिया हैज़ अडोप्टेड सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, है ना, हमने सेंडाई फ्रेमवर्क को भी अपनाया जिसके अंदर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को कम किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 से 30 के बीच में हमको अचीव करने हैं। पेरिस एग्रीमेंट को ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर 1.2 डिग्री टेम्परेचर जो राइज हो रहा था उसको कंट्रोल करने की बात कही गई थी, तो उसको भी हमने माना है ना। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन CA और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब गोल्स को हमने क्या है ना साइन कर रखा है कि इन एग्रीमेंट्स को हमने साइन किया हुआ है कि हमको ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अचीव करना है। अब बात करते हैं वन हेल्थ। वन हेल्थ के अंदर क्या बात होती है कि चाहे वो एनिमल्स की हो, ह्यूमंस की हो या फिर हमारे एनवायरनमेंट की हो, कि भाई सबकी हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम जितनी भी आगे आने वाली जितनी बड़ी बीमारियां हैं उनको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये कैसा हो सकता है कि भाई सभी इंसान आपस में, जो भी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करें और मिलके कोलैबोरेट करें, कुछ नया लेके आए, है ना, जिसकी मदद से नए आइडियाज़ लेके आए, जिसकी मदद से क्या है ना हम वन हेल्थ वाला जो सीन है उसको अचीव कर पाएँ। और जो भी इंफॉर्मेशन हो वो हम आपस में कम्युनिकेट करके फिर से कोऑर्डिनेट करें। तो ये एक तरह की साइकिल है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली वन हेल्थ जॉइंट एक्शन प्लान वॉज लॉन्च्ड बाई क्वाड्रिपार्टाइट, द फूड एग्रीकल्चर हो गया, FAO के द्वारा, UNEP के द्वारा, WHO के द्वारा और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इन चार जो ये क्या कहते हैं एजेंसीज़ हैं, इनके द्वारा मिलके ये स्टार्ट किया गया वन हेल्थ जॉइंट एक्शन प्लान, ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। अप्रैल 2022 ए पायलट प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड के अंदर भी ऐसा ही कुछ स्टार्ट किया गया था जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था लाइक वन हेल्थ फ्रेमवर्क बाय वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट। तो वन हेल्थ जॉइंट एक्शन प्लान ऑफ एक्शन है क्या? द एक्शन प्लान डेवलप्ड थ्रू द पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, ठीक है, इसके अंदर सबको पार्टिसिपेट करें, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है वो आपस में पार्टिसिपेट करें और एक तरह से प्रोवाइड कुछ
एक्टिविटीज़ का सेट मतलब बनाए, मतलब एक तरह का क्या करें, अपना प्लान रेडी करें, जिसका एम क्या होगा कि भाई जो कोलैबोरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, आपस में कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जाए, और क्या है ना, जिसकी वजह से जो हम कोई भी आने वाली आपदा हो रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है, ह्यूमन एनिमल हेल्थ भी किस किस की, ह्यूमन एनिमल और प्लांट और एनवायरनमेंट की, इन इश्यूज़ को हम रिजोल्व कर सके एक टाइमली मैनर के अंदर। ये प्लान कब से कब तक वैलिड होगा, 2022 से 26 के बीच में, मतलब इतने टाइम तक इसको ये लागू करके रखेंगे। फोकस एरिया ऑफ एक्शन प्लान का फोकस एरिया क्या रहेगा, हेल्थ सिस्टम के ऊपर रहेगा, ठीक है। एमर्जिंग एंड री एमर्जिंग जो जूनोटिक एपिडेमिक्स है, जो जूनोटिक्स के द्वारा क्या है ना जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनसे कैसे लड़ा जाए, एंडेमिक जूनोटिक, ठीक है। नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल और वेक्टर बोर्न डिजीज़, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ के ऊपर जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पे जो डिजीज़ है उनसे कैसे टैकल किया जाए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड द एनवायरनमेंट एंड फूड सेफ्टी रिस्क। तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्या है, वन हेल्थ इज एन अप्रोच दैट रिकॉग्नाइज दैट द हेल्थ ऑफ द पीपल इज क्लोजली कनेक्टेड टू द हेल्थ ऑफ एनिमल एंड आवर शेयर्ड एनवायरनमेंट। कि भाई सबकी हेल्थ है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, एनिमल से भी और एनवायरनमेंट से भी। अगर एनवायरनमेंट में हम पेड़ पौधे काटते रहेंगे तो वहाँ पे क्या है ना कुछ तरह की बीमारियाँ भी फैल सकती हैं, और वो बीमारियाँ एनवायरनमेंट से कहाँ पे पहुँच जाएंगी, वहाँ एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले एनिमल्स में, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से किस में फैल जाएंगी, एनिमल्स में, ठीक है। और एनिमल्स से हम लगाव रखते हैं, ठीक है, हमको बड़े प्यारे लगते हैं एनिमल्स, तो हम बिल्कुल उनको अपने जैसा रखते हैं, मोस्टली ट्राई करते हैं कि भाई उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो वो क्या है ना, हम उनके साथ रहते हैं तो वो बीमारियाँ हमारे अंदर भी एंटर हो सकती हैं, ठीक है, वहाँ से ह्यूमंस के अंदर ये बीमारियाँ आ जाती हैं। तो फिर क्या है कि भाई अगर हम एनवायरनमेंट को सही कर लेंगे तो एनिमल सही हो जाएंगे, एनिमल सही हो जाएंगे तो हम हो जाएंगे, एक तरह से हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हमको सबको इक्वली ऐसे ट्रीट करके रखना पड़ेगा, समझ गए ना। तो इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी एजेंसीज़ मिलके इसको चला रहे हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, FAO, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, OIE। वाई हैज़ द वन कॉन्सेप्ट बिकम मोर इम्पोर्टेंट, कि ये इम्पोर्टेंट क्यों बन गया, तो मैंने अभी बताया ना सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखा होगा यहाँ पे बता रखा है कि जो 65% जूनोटिक डिजीज़ है वो एनिमल से ह्यूमंस के अंदर आती है, और एनिमल्स के अंदर कहाँ से आती है, एनवायरनमेंट से आती है। एनवायरनमेंट ख़राब हुआ तो हमारे समझ लो हम भी गए, ठीक है ना। इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रेड, अब कोई भी बीमारी है आपको तो आपने देखा होगा कोविड हो कहाँ पे रही थी, और उसके केसेस कितनी जल्दी से दूसरी कंट्रीज़ दूसरे कंटिनेंट में भी मिल जा रहे थे, क्योंकि क्या है ना हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, तो कोई भी ऐसा आउटब्रेक होगा तो वो पूरे वर्ल्ड को लेके बैठ जाएगा। वायरसेस इन वाइल्ड लाइफ, वायरसेस, ठीक है, कुछ भी जूनोटिक बीमारी हैं जो वाइल्ड लाइफ के अंदर एक्यूमुलेट होती हैं, ज़्यादा होती हैं, और वहाँ से वो लोगों के अंदर पहुँचने में देर नहीं लगाती। तो वो था सिंपल सा टॉपिक। अब बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की, जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक रहा था पिछले कुछ दिनों में, और ये फिर से अभी उठने लग गया है। क्यों? क्योंकि जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि भाई ये स्ट्रक्चर रिलेटेड टू हिंदू रिलीजन से हो सकता है, तो वहाँ पे वैसा कुछ मिला नहीं। अब बातें क्या की जा रही हैं, कुछ लोगों ने क्या प्ली डाल दी, ठीक है, कहाँ पे, कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वाराणसी के, कि भाई हमको है ना उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी कार्बन डेटिंग करनी है, हमको पता लगाना है कि वो कितना पुराना है ना। तो उस चीज़ को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई, आप ऐसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर की ऐसे कार्बन डेटिंग यूं ही नहीं कर लोगे। तो कार्बन डेटिंग है क्या? कार्बन डेटिंग वाइडली यूज़ करी जाती है किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की एज पता करने के लिए, ऑर्गेनिक हो या फिर कुछ इनऑर्गेनिक मैटर्स लाइक रॉक्स के भी पता कर सकते हैं कि वो कितनी पुरानी है। और बेसिकली जो यहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी वो कोई किसी मतलब एक रॉक थी जिसको क्या बताया जा रहा था कि ये माइट भी रिजेंबल करती है किससे, शिवलिंग से। तो अब बातें की जा रही थी कि भाई उसकी कार्बन डेटिंग की जाए, है ना। अब यहाँ पे क्या है ना
हमारी बॉडी के अंदर कार्बन के अंश पाए जाते हैं। बेसिकली कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? C14, कार्बन 14, जो कि एक टाइम के साथ में डिके हो जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी से कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो मर जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो C14 है वो इतना जल्दी डिके नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है उसको। करीबन ये मान लो उसकी हाफ़ लाइफ बताऊँ तो 5,500 साल के अंदर जाके वो बॉडी से आधा ख़त्म होता है, ठीक है, 1.5%, ठीक है। तो इतना ख़त्म होता है आधा, कितने दिन में? करीबन 5,500 साल के अंदर। अब मान लो कोई भी चीज़ है, हमको उसकी कार्बन डेटिंग करनी है, हमको उसकी वैल्यू पता है कि इसके अंदर इतना C14 होना चाहिए। हमने चेक किया और उसके अंदर कितना मिला हमको? करीबन आधा मिला, ठीक है, जितना होना चाहिए था उसका आधा मिला। तो सीधे सीधे सा आइडिया हो गया कि ये लगभग कितनी 5,500 साल पुरानी होनी चाहिए। और अगर ये ना ही मिले, बिल्कुल ही ना मिले, C14 हमको मिले ही ना, तो फिर उसकी वैल्यू हम कितनी लगा सकते हैं? करीबन 11 से 12,000 साल पुरानी। तो 101% है वो। तो यही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। एटॉमिक मास C14 का कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। मोस्टली एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? C12 पाया जाता है। और बॉडी के अंदर भी हमारा C12 और C14 भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो इनका एटमॉस्फेयर के अंदर रेशो है एक तरह से स्टैटिक है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी हम पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग से, उनकी एज पता कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया। C14 है ना, ऑलमोस्ट स्मॉल बन जाता है, काफ़ी अनडिटेक्टेबल बन जाता है 8 से 10 साइकिल के बाद, जब इसकी हाफ़ लाइफ कंप्लीट हो जाती है। और हाफ़ लाइफ मैंने कितनी बताई थी आपको? जस्ट ए मिनट। ओके, हाफ़ लाइफ करीबन 5.5 साल, 5,700 साल समथिंग है। तो वो भी आगे आएगी, देख लेना। इसके यूजेस क्या है कि कार्बन डेटिंग की वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जितने भी स्पेसिमेंट्स हैं, हम उनको पता लगा सकते हैं कि वह 500 से 50,000 साल पुराने हैं या नहीं, कितने पुराने हैं, ठीक है। बेसिकली जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स जो इस रिलेटेड फील्ड में है, वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें कुछ इतना खास है नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कार्बन डेटिंग होती क्या है। ये मैंने आपको बताया था, इसकी जो हाफ़ लाइफ होती है कितने टाइम में हो जाती है? 5,730 साल के अंदर। और ये कितने तरह की है? करीबन सम अदर जो डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं। पोटेशियम आर्गन डेटिंग, जिसके अंदर पोटेशियम और आर्गन का जो क्वांटिटी है वो देखी जाती है। यूरेनियम थोरियम डेटिंग, इसके अंदर यूरेनियम और थोरियम का जो अमाउंट है वो चेक किया जाता है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स, ये भी कुछ मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ की एज पता लगा सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, ठीक है, 21 अक्टूबर, ठीक है। कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ना लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के अंदर, तो कोई सीन नहीं है, बिल्कुल कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा। इस वीडियो की जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम पेज के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।